अस्सलाम वालेकुम मैम, वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे अपनी स्पेशल ट्रांसमिशन में क्रिकेट वर्ल्ड कप 23 के हवाले से जारी है कि 21 न्यूज़ पे। और आज का जो मैच है वो कोई इतना ज़्यादा आप इसको कह सकते हैं कि एक्साइटिंग मैच तो हम नहीं एंटिसिपेट कर रहे थे, बट जिस तरह की परफॉर्मेंस नीदरलैंड्स की टीम ने दी अगेंस्ट पाकिस्तान, तो ये कहना थोड़ा सा मुश्किल था कि वन साइडेड मैच होगा। और पहली इनिंग के अंदर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उन्होंने न्यूजीलैंड की टीम ने 300 प्लस स्कोर सेट किया है और चेज़ अभी नीदरलैंड्स का जारी है। तो देखना ये होगा कि किस तरह ये चेज़ जो है वो नीदरलैंड की टीम जो है वो मुकम्मल करती है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो न्यूजीलैंड की जो बैटिंग है, 322 आज उन्होंने बोर्ड के ऊपर सेट किए। और न्यूजीलैंड की तरफ से डेविन कॉनवाय जो है वो ओपनिंग बैट्समैन, उन्होंने 32 रन स्कोर किए। विल यंग ने उनका साथ दिया, 70 रन उन्होंने स्कोर किए। उसके बाद फिर रविंद्रा ने 51 स्कोर किए। इसी तरह डैरल मिचेल 48 और टॉम लेथम ने 53 रन स्कोर किए। यानी कि टॉप ऑर्डर ने आज जो है वो परफॉर्मेंस दी है, जिसकी वजह से बड़ा टोटल सेट करने में कामयाब हुए। और दूसरी तरफ नीदरलैंड की टीम ने विकेट्स भी वो लेते रहे जब उनको ज़रूरत रही, लेकिन ये कि जो बड़ी टीम के अगेंस्ट आप जाते हैं तो एक्सपीरियंस की वजह से थोड़ी आपको परेशानी हो जाती है, वो हमें यहाँ पे नज़र भी आई। इनएक्सपीरियंस साइड है। और आज ये भी बात हो रही थी कि अगर उनको ज़्यादा वनडे क्रिकेट में अगर एक्सपोजर मिले नीदरलैंड्स की टीम को और दीगर जो एसोसिएटेड मालिक हैं या जो छोटी टीम है जिनको हम समझते हैं, तो वो भी अच्छा परफॉर्म करने लग जाएंगी। पाकिस्तान के अगेंस्ट जिस तरह की परफॉर्मेंस अगेन और आज जिस तरह का स्टार्ट लिया था, लग ही रहा था कि आज को बड़ा टोटल बोर्ड पे नहीं सेट करने देगी नीदरलैंड की टीम। बहरहाल इसके ऊपर आज डिस्कशन होगी। और प्लस ये कि जो कल हमारा मैच है अगेंस्ट श्रीलंका, उसके ऊपर भी हमने बात करनी है। बहुत सारे सवालात मौसूल हो रहे हैं जिसके ऊपर आज डिटेल डिस्कशन होगी। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएं। सबसे पहले उनको वेलकम करूँगा। हमारे पैनलिस्ट हैं आज जनाब मुनीर उल हक साहब, क्रिकेट ब्रॉडकास्टर हैं, कमेंटेटर हैं, एनालिस्ट हैं और भी बहुत कुछ करते हैं और बड़ा अच्छा तज्ज़िया और तबसरा कर रहे हैं ये जो क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैचेस जारी हैं उसके ऊपर। मुनीर भाई को मैं वेलकम करूँगा। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरी तरफ हमारे साथ हैं विशाल अंसारी साहब, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, बड़ा ज़बरदस्त तज्ज़िया और तबसरा करते हैं। इनसे ज़रा पाकिस्तान वाले मैच के हवाले से सवाल ज़्यादा हैं तो आज उसके ऊपर विशाल भाई से बात होगी। विशाल भाई थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मुनीर भाई, जैसे मैंने अभी कहा कि नीदरलैंड्स की टीम स्टार्ट में जब उन्होंने बॉलिंग स्टार्ट की तो ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद आज जो है कोई अपसेट होने जा रहा है, लेकिन एक्सपीरियंस का जैसे मैंने कहा एक फ़र्क हमें नज़र आया। पहले तो ज़रा न्यूजीलैंड से स्टार्ट करें, कैसी परफॉर्मेंस है और रन्स करना, बड़े स्कोर करना उनके लिए अब तो बड़ा इस टूर्नामेंट के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट टीम नज़र आ रही है जी। नहीं, बिल्कुल कोई शक नहीं है। जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा था कि लगातार 2 वर्ल्ड कप पिछले दोनों के फाइनल खेली है न्यूजीलैंड की टीम, और न्यूजीलैंड की टीम बहुत चेंज हो चुकी है। अगर आज से 10 साल पहले की बात करें या 8 साल पहले की बात करें तो कमज़ोर टीम थी। 92 के वर्ल्ड कप में भी बहुत अच्छा खेली थी बहरहाल ये अपनी जगह, लेकिन अब तो जब से केन विलियमसन ने क़यादत संभाली है वो बहुत अच्छी टीम हो गई है। पहले मैच में जिस तरह डिफेंडिंग चैम्पियन को शिकस्त दी थी, चैम्पियन टीम बन के खेल रहे थे, तो दोनों ने सेंचुरी की और सचिन रविंद्र की सेंचुरी तो अनबिलीवेबल थी। आज भी 3 प्लेयर्स ने 50 स्कोर किए हैं, 322 रन अच्छा है। ऑल्दो हम समझ रहे थे कि जिस तरह खेला है शायद 350 प्लस होगा, लेकिन 322 भी एक अच्छा स्कोर है। दूसरी जानब नीदरलैंड पे देखो, हमें समझना होगा नीदरलैंड की टीम जो है वो क्वालिफाई करके आई है। उस वेस्ट इंडीज़, जिम्बाब्वे, आयरलैंड किसी को क्वालिफाई नहीं करने दिया उसने, वो खुद क्वालिफाई करके आई। तो वहाँ पे आपको उसकी अंदाज़ा करना पड़ेगा। नीदरलैंड्स की जो सबसे अच्छी चीज़ है उनके खिलाड़ियों की यूनिटी नज़र आती है, मिल के खेलते हैं। अब विक्रमजीत सिंह को ले लो, उनको ओपनर, मैक्स और डाउट को ले लो, भी जारहाना अंदाज से खेलते हैं। T20 में एक मैच में 15 चौके लगा चुके हैं वो। फिर उसके बाद बास डेलेटी बड़े अच्छे इनके ऑलराउंडर हैं। डैन वन मार्वे जो पहले साउथ अफ्रीका के लिए खेलते थे अब नीदरलैंड्स के लिए खेल रहे। प्लेयर सारे अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और आपका ये बिल्कुल कहना सही है कि अगर ज़्यादा मौके दिए जाएँ इन्हें, प्रोफेशनल वे में खेलें तो और अच्छी टीम बन सकती है। नज़र आता है फील्डिंग है, फिटनेस है इनके दरमियान। अब देखिए ना, पाकिस्तान के खिलाफ भी 81 रन से हारे को पाकिस्तान ने उनको 150-200 रन से नहीं हराया। और आज भी अगर देखते हैं कहाँ तक मुकाबला, जब सही का इब्तिदा में तो 3 ओवर में कोई रन ही नहीं बने थे। बिल्कुल ऐसा ही। इन्हें न्यूजीलैंड बैटिंग करे, नीदरलैंड बॉलिंग करे और 3 ओवर जो है इब्तिदा के मेडिन जाए, तो ये दरअसल एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। बिल्कुल ठीक। बहरहाल आज भी अच्छा खेली है न्यूजीलैंड की टीम और जीतना चाहिए न्यूजीलैंड को। मार्जिन जो है मेरे ख्याल 100 प्लस हो तो ज़्यादा अच्छा है न्यूजीलैंड को। नेट रन रेट में अभी भी वो सबसे आगे है। राइट जी। विशाल भाई, न्यूजीलैंड की टीम के हवाले से क्या कहेंगे? जैसे भी बात हो रही थी, मैं देख रहा था कुछ देर पहले हाईलाइट्स आ रही थी, 92 में मार्टिन क्रो की बैटिंग जो है वो याद आ रही थी। आज क्या ज़बरदस्त बैटर और क्या
बैटिंग करते थे वो जी। अच्छा देखिए, ये न्यूजीलैंड की टीम जो है ना, ये एक आज के मैच में इन्होंने बहुत बहुत ही एक कम्पैक्टेड तरीके से पूरा गेम खेला इन्होंने। कोई ऐसा बीच में कोई ऐसा मौका नहीं आने दिया इन्होंने जहाँ पे कि मुखालिफ टीम को अपने ऊपर हावी होने दे। बड़े सुकून से इन्होंने अपनी पूरी जी, इनिंग जी, को किया, बिल्कुल सही। बड़े प्रोफेशनल अंदाज में। अच्छा, न्यूजीलैंड की टीम अभी कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि न्यूजीलैंड की टीम ने अपने आप को वनडे क्रिकेट में खास तौर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग किया। टेस्ट क्रिकेट में भी इन्होंने अपने अपने मुल्क में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। लेकिन जब हम नीदरलैंड की टीम की तरफ देखते हैं तो इस टीम के अंदर वो खिलाड़ी शामिल हैं जो दूसरे मुल्कों में जाके 50 ओवर की क्रिकेट खेलते रहते हैं। और ये चूँकि नीचे से क्वालिफाई करके आई है, तो जब हम देखते हैं अफ़गानिस्तान की टीम को, तो अफ़गानिस्तान की टीम 20 ओवर की क्रिकेट की टीम है वो। जी, जी। लेकिन नीदरलैंड की टीम चूँकि वो इंग्लैंड में उनके खिलाड़ी खेलते हैं, साउथ अफ्रीका में खेलते हैं, तो उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया में भी एक आध लोग जाके खेलते हैं, तो उसकी वजह से इनको 50 ओवर की क्रिकेट का एक्सपीरियंस 20 क्रिकेट से ज़रा सा बेहतर है। तो ये टीम ख़तरनाक टीम है मेरे हिसाब से। और छोटी टीमों से मैं हमेशा डरता हूँ, इसलिए कि छोटी टीम में देखिए, इस टीम में एक इनका स्पोर्ट्स इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये फिज़िकली फिट है। इनकी फील्डिंग और इनकी बॉलिंग, देखिए बैटिंग जो है वो स्किल्स के ऊपर चली जाती है, इसलिए किसी से रन करवाना ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन किसी से अच्छी जगह बॉल करवाना या अच्छी फील्डिंग करवाना, अच्छी फील्डिंग बॉलिंग को बैकअप दे दे, ये टीम, ये नीदरलैंड की टीम में ये स्किल मौजूद है। इसलिए ये चूँकि ये बैटिंग पे जा रहे हैं, तो अब तो मैं नहीं कहूँगा कि न्यूजीलैंड की टीम इनसे कमज़ोर है, नहीं, ये नीदरलैंड की टीम कमज़ोर रहेगी बैटिंग में। हाँ, अगर नीदरलैंड कुछ बड़ा स्कोर कर देती और न्यूजीलैंड बैटिंग करने जाता तो मैं यकीनन कहता कि, लेकिन हम इनकी पिछली हमें परफॉर्मेंस भी याद है कि ये बीच बीच में रन कर देते हैं, ख़तरनाक प्लेयर है। तो लेकिन ये वर्ल्ड कप है, इसमें इतना आसान नहीं होगा इस कम बैक करना। बिल्कुल ठीक है, कम बैक करना आसान नहीं होगा। ये विशाल भाई ने एक चीज़ की निशानदेही की है जो आज हमने देखा, कल भी देखा, बड़ी काम और कंपोज्ड इनिंग इंडियन बैटर्स ने खेली, और जिस तरह से इनिंग उन्होंने बनाई है, मेरे ख्याल में खुलकर हमें तारीफ़ करनी होगी कि जितनी तारीफ़ की जाए कम है कि उतना सेंसिबली बैटिंग की विराट कोहली ने, केएल राहुल ने मैच को फिनिश किया। जबकि हम यहाँ बैठ के प्रोग्राम आपके साथ कर रहे थे तो 3 विकेटें गिर चुकी थी 2 रन के ऊपर। तो ऐसे मौके पर कमबैक करना, विशाल भाई ने कहा कि वो क्रिकेट को क्रिकेट की तरह रिलैक्स होकर खेलते हैं। स्टार्ट में 3 ओवर मेड इन गए तो हम तो फौरन से वो सोचने लगे कि जैसे पाकिस्तानी टीम के साथ होता है, कहीं प्रेशर में कोलैप्स ना कर जाए, लेकिन जब मोमेंटम बना तो फिर उन्होंने मौके नहीं देखा। ये क्या चक्कर है, ये तो जरा बताइए। देखिए, कल जो कुछ हो रहा था ना, वो वाकई बहुत ही वो था, तवक्को से बरक्स था। एक तो पहले हमने देखा कि भारत की टीम ने बड़ी अच्छी बॉलिंग और फील्डिंग की और रिस्ट्रिक्ट कर दिया उनको 199 पे, जो बहुत अच्छा एक तो, और स्पिनर्स बहुत अच्छे, खासतौर से जडेजा की तो बॉलिंग का कल जवाब नहीं था। लेकिन जब 199 आउट कर दिया तो हर सब ये समझ रहे थे कि भारत के लिए इतना मुश्किल टारगेट नहीं है, भारत 35-40 ओवर में इसको आराम से कर लेगा। लेकिन ये क्रिकेट है। मैंने ये देखा कि जिस तरह से पहली गेंद ईशान किशन ने जो फेस की, बहुत बाहर गेंद ऑफ स्टंप के, रैश शॉट खेला, आउट हो गए। उसके बाद फिर विराट कोहली का रोहित शर्मा का एलबीडब्ल्यू होना, फिर श्रेयस अय्यर का इंतहाई गलत शॉट, ऐसे तो वहाँ 2 रन पर जो 3 विकेटें गिरी हैं, तो मेरे ख्याल है पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि किसी वनडे इंटरनेशनल में या एटलीस्ट वर्ल्ड कप में कि इब्तदाई 4 में से 3 बैट्समैन 0 पर आउट हुए हैं। ऐसा हुआ नहीं था उस वक्त। तो फिर इस वक्त कहीं नहीं लग रहा था कि भारतीय टीम अब कहीं इस मैच में हमें नज़र आ रही है। फिर थोड़ी देर बाद उनका हुक शॉट, उस पर एक आसान डॉली कैच का ड्रॉप हो जाना, वो भी कैच जिस तरह से इतने अच्छे फील्डर, मशाक फील्डर मिचेल मार्श से ड्रॉप हुआ है, वो भी समझ में नहीं आए। तो वहाँ तक तो चीज़ें समझ में नहीं आई थी। लेकिन फिर जो स्टैंड बना है 165 रन का, क्या ज़बरदस्त, कोई आप उसमें फ्लॉ नहीं निकाल सकते। वो जो एक विराट कोहली का कैच था जहाँ वो प्रेशर मार कर उन्होंने हुक किया, वो एक बड़ी गलती थी, और वो ऐसा बहुत बड़ा ब्लंडर भी था अगर आपने वो कैच छोड़ दिया। कैच ड्रॉप करने मतलब आपने मैच ड्रॉप कर दिया। तो उसके बाद जो उनकी पार्टनरशिप थी, देखिए विराट कोहली तो बहुत बड़े प्लेयर हैं, 13,000 से ज़ायद रन, 4700 दुनिया जानती है। लेकिन केएल राहुल की तारीफ करनी पड़ेगी आपको। 4-5 महीने से इंजर्ड थे, एशिया कप आए, एशिया कप में उन्होंने अपनी फॉर्म दिखाई, और इस पहले मैच में इतने मुश्किल वक्त में, इतने प्रेशर में अगर आप खेलते हैं ना, तो इंडिकेट करता है कि आप में बड़ी सलाहियत है और आप जाके आगे फ्यूचर में बड़े प्लेयर बनेंगे।
तो वो कल राहुल ने वो दिखाया और आखिर में आप देखें कि किस तरह कैलकुलेटिंग खेल रहे थे कि वो चाह रहे थे कि चौका लगाएं फिर छक्का लगे, और उन्होंने शॉट जो खेला था वो चौके के लिए खेला था, लेकिन वो कितना अच्छा शॉट था कि वो बाउंड्री, वो खुद भी बेचारे सरप्राइज हो गए क्या हुआ। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि तारीफ किए बगैर नहीं है, क्योंकि बॉलिंग भी बहुत अच्छी थी भारत की, बुमराह ने भी अपना काम कर दिया, इन्होंने जडेजा अश्विन को भी कल खिलाया था, उनके होम ग्राउंड पर खिलाया, वो भी एक विकेट ले गए। पर उनके जो दूसरे ओपनर वो हैं जडेजा के साथ और जो दूसरे उनको स्पिनर थे वो भी अपना काम करते गए, सब ने अपना अच्छा काम किया। और उसके बाद जो हमें नज़र आया कोलैप्स और फिर वो, लेकिन भारत की तारीफ करनी पड़ी कि वो मैच जीतने के बाद भारत की टीम नज़र आ रहा है कि होम ग्राउंड ज़रूर उसका, लेकिन एक मजबूत टीम नज़र आ रही है। उसकी बॉलिंग आप देख लें, फास्ट बॉलिंग, उसके आप स्पिनर्स देख लें, उसके आप मिडल ऑर्डर देख लें, उसके ओपनर्स देख लें, टॉप ऑर्डर देख लें, कहीं पे कोई फ्लॉ नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक है। मिसाल में ये टीम बिल्डिंग के ऊपर बड़ा काम करते हैं ये लोग, और एक टीम लेके चलते हैं और उसके बाद फिर उन लड़कों को कॉन्फिडेंस देते हैं। फिर ये कि उनके पास रिप्लेसमेंट भी होती है अगर कोई खिलाड़ी इंजर्ड हो जाए, जैसे उनके जो विकेट कीपर बैटर थे वो कार एक्सीडेंट में जो इनके इंजर्ड हुए, अब उसकी जगह आप देखें, हाँ ऋषभ पंत, उसकी जगह उनके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है। ईशान किशन भी इस तरफ चल रहे थे, केएल राहुल खुद विकेट कीपर बैटर है, सैमसन भी हैं, बड़े ऑप्शन सारे होते हैं उनके पास, उनको रेडी रखते हैं और एंगेज रखते हैं, यानी कि वो क्रिकेट खेल रहे थे। कभी छोटी सीरीज खेली तो उन लड़कों को आजमा लिया। यहाँ पर जब हम आते हैं तो हमारे पास हर कोई ये सवाल पूछ रहा है, क्या हमारे पास रिप्लेसमेंट होती है? देखिए मैं एक बात बताऊँ आपको, पहले ऑस्ट्रेलिया की इंडिया की मैं बात कर लूँ। मैंने इंडिया की टीम में हमेशा देखा कि इंडिया की बॉलिंग हमेशा वीक रही, लेकिन ये पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि इंडिया की बॉलिंग एक बहुत ही सपोर्टेड बॉलिंग है, बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग है। और उसकी स्ट्रॉन्ग होने की जो सबसे बड़ी वजह होती है वो ये है कि उसके पास उनके पास बैकअप मौजूद है, जिसका आपने जिक्र किया। अच्छा, इसी तरह से जब आप बैटिंग के अंदर आते हैं तो इंडिया की बैटिंग, जब मैं विश्वनाथ और उन लोगों के ज़माने थे तो उस ज़माने में भी उनकी बैटिंग उस वक्त से ही बहुत अच्छी रही है, लंबे लंबे स्कोर करते थे। देखिए उनकी खासियत ये है कि उनका जो बैट्समैन सेट हो जाता है वो बड़ी इनिंग खेलता है, तो वो छोटी छोटी इनिंगों को वो कवर करता चला जाता है। अच्छा, इसी तरह से अब इस सीरीज़ में भी हम देख रहे हैं, कल की इनिंग को हमने देखा कि कल की इनिंग उन्होंने बड़ी सुकून से, बड़ी तहम्मुल के साथ उन्होंने पूरी इनिंग बनाई। ये नहीं सोचा उन्होंने कि एक पोजीशन ऐसी आ गई थी कि वो अगर चाहते तो 2-4 ओवर 5 ओवर पहले रन भी कर सकते थे और एवरेज अपना बेहतर कर सकते थे, लेकिन उनको ये बात पता थी कि ये विकेट जो है अगर हमने ज़रा सी भी मिस कैलकुलेशन की तो आने वाला प्लेयर को सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कि विकेट के ऊपर सेट होने के लिए एक टाइम चाहिए था। तो कल बहुत अच्छी, देखिए सामने वाली टीम भी ऑस्ट्रेलिया की टीम, अगर कोई छोटी टीम होती तो ये उसके अंदर कुछ चांस भी ले सकते थे। और ऑस्ट्रेलिया की टीम का इस तरह से आउट हो जाना, इसका मतलब ये है कि इंडिया की टीम ने अपनी पूरी प्रोफेशनल स्किल्स को उनके ऊपर लगा दिया। देखिए जो कोच का असल काम है ना, वो कोच का काम यही है कि वो सामने वाली टीम की जो वीकनेसेस हैं, वो किस बॉलर पे, स्पिनर पे वीक है, लेग स्पिनर पे वीक है, वो तमाम चीज़ों को वो कैलकुलेट करते हैं। फास्ट बॉलर पे कौन सा शॉट अच्छा है, कौन सा शॉट वीक है, तो वो बैट्समैन को सेट होने से पहले उस जाल में फंसाते हैं। और वो उन्होंने जो जिस वक्त स्मिथ आउट हुआ उनका, तो उसके बाद मुझे ऐसा लगता था कि अब ये सरवाइव नहीं करेंगे, इसलिए कि स्मिथ के बाद वो जो प्रेशर था, बहुत ज़्यादा रन नहीं थे, और वो जो प्रेशर था इंडिया ने वो प्रेशर को बहुत अच्छी तरह से बढ़ाते चलेगा और वो उनको दबाते चले। आखिरी ओवर तक उन्होंने प्रेशर को मेंटेन रखा, बहुत अच्छा प्रेशर को। बॉलिंग के अंदर ये है कि पहले इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती थी, लेकिन अब उन्होंने। अच्छा, ये क्रेडिट क्या कप्तान और कोच को नहीं जाता? ओहो, ये तो क्रेडिट कप्तान को जाता है। कप्तान ने अपने बॉलर्स का इस्तेमाल कितना अच्छा किया, कल आप देखिए उन्होंने जिस जगह पे जिस बॉलर की ज़रूरत थी उन्होंने उस तरह के बॉलर लगाए, और उन्होंने उसको और किसी से लंबा स्पेल कराया, किसी से छोटा स्पेल करा के उन्होंने उनको घेर के रखा। अच्छा, ये कप्तानी की जो बात की है विशाल भाई ने, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हम कल जो सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया वो इस पे कि जब आपके स्ट्राइक बॉलर विकेट ले रहे हों, याद है आपको एशिया कप के अंदर बाबर आजम से भी ये गलती हुई कि जब इंडिया की टीम को आपने जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन थे उनको आउट करने के बाद अपने जो स्ट्राइक बॉलर थे उनको रिप्लेस करके लगाया था। लेकिन यहाँ पर ये कहा गया कि वो जो प्रेशर था जिसको अभी बात हो रही है कि वो मेंटेन रखना चाहिए था, वो शायद मिस कर गए ऑस्ट्रेलियन कैप्टन, जिसकी वजह से जो है वो मैच हाथ से निकला है। क्या कहेंगे?
देखिए मेरा ख्याल है एक तो वो ग्लेन मैक्सवेल को ले आए थोड़ा जल्दी, उससे बेहतर था कि एडम जैम्पा को ले आते। जैम्पा उनके स्पेशलिस्ट स्पिनर हैं, ऑल्दो एक्सपीरियंस ज़्यादा है मैक्सवेल का और आईपीएल वगैरह बहुत खेले हुए हैं। लेकिन ये आपकी जो बात है इसमें कुछ हकीकत है। देखिए पैट कमिंस को उनके वैसे कप्तान तो है नहीं, उनको कप्तान बनाया गया है बिकॉज के बहुत सारे रीजंस हैं, तो हाँ कुछ प्रॉब्लम्स आपको पता है जिसकी वजह से उनको पहले टेस्ट का बनाया गया फिर वनडे का बनाया गया। तो कैप्टन तो जाहिर है वो चीज़ बेसिकली वो बहुत अच्छे बॉलर हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं, लेकिन कैप्टनसी में अभी उनके पास कुछ और है नहीं तो उन्होंने बना दिया। तो ये तो उनसे एक तवक्को हम कर सकते हैं कहीं ना कहीं कुछ होगा, लेकिन इस तरह से मैच को गिरफ्त में आके इस तरह से मैच का निकल जाना ये ऑस्ट्रेलिया के लिए कड़ा मतलब उनके थिंक टैंक के लिए सोचने का मकाम है कि यार ये कैसे हो गया। मतलब आप उनको 100 रन पे भी अगर पार्टनरशिप खत्म हो जाती ना तो भी 97 रन या 100 रन मजीद जो थे उसमें काफ़ी कुछ हो सकता था, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं। अभी बॉलिंग की बात कर रहे थे, आपने भी बात की, अंसारी साहब ने भी बात की। देखिए बॉलिंग में बिल्कुल सही है, उनसे कहा है कि भारत की बैटिंग और स्पिनर्स पहले हमेशा अच्छे होते थे हमेशा से, लेकिन उनकी फास्ट बॉलिंग का हमेशा मैयार बहुत लो रहता था। पाकिस्तान इसमें काफ़ी आगे था हमेशा से, लेकिन अब ये हुआ है कि उनके पास दो ऐसे बॉलर भी मुझे नज़र आ रहे हैं जो बिल्कुल वर्ल्ड क्लास बॉलर बन गए, चाहे वो सिराज हो चाहे बुमराह हो। क्योंकि शामी जैसे बॉलर को प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिल रही है और शार्दुल जैसे अच्छे ऑलराउंडर को भी बाहर बिठाया हुआ है, तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि इन दोनों बॉलर बहुत दोनों की अगर बॉलिंग का भी आप देखें, बुमराह तो खैर अभी इंजर्ड थे पिछले दिनों इतना नहीं खेले, लेकिन सिराज ने जिस तरह जगह बनाई है और रैंकिंग में उनकी बहुत तेज़ी से आ रही है और उनकी स्पीड और रिदम उनका इतना अच्छा है कि वो काफ़ी आगे जा रहे हैं, तो ये बड़ा फ़ायदा है। कुलदीप यादव का मैं आपसे जिक्र कर रहा था, कुलदीप यादव को इस वर्ल्ड कप का सबसे अच्छा स्पिनर माना जा रहा है। कल थोड़ा सा एक्सपेंसिव वो हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी थी, वो उनको खेलना आसान नहीं था। तो मेरे ख्याल है कल अच्छा इस्तेमाल रहा उनका। हार्दिक पांड्या भी उनके पास मौजूद हैं, उनके पास 3 स्पिनर्स थे, फिर बुमराह भी थे, सिराज भी थे, तो बॉलिंग का कोई उनके पास इशू नहीं था। 5 की जगह 6 उनके पास, ऑल्दो स्पेशलिस्ट एक तरह से उनके पास बॉलर थे। और बैटिंग में तो आपको उनको पता है कि फिर जडेजा तक उनकी बैटिंग होती है, 7 तो उनकी बैटिंग है। अब अश्विन को खिलाया था वो भी बैटिंग कर लेते हैं, तो अच्छा एक नज़र आया। लेकिन वो जो नज़र आया ना सस्पेंस, 2 रन पर 3 आउट, तो वो जो शायकीन जो पूरा स्टेडियम आया हुआ था वो सब हैरान थे कि हो क्या आ रहा है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन एक चीज़ आप देखें कि वहाँ पे भी क्राउड ने बकअप किया, सिंगल मैंने देखा कि लिया है विराट कोहली ने तो उस पर भी तालियां बज रही थी, वहाँ पर बकअप करते रहे और उनको हौसला मिलता रहा और वो ऐसे इनिंग खेल गया कि नाकाबिल यकीन और अपनी टीम को जितवा दिया। इंडिया की टीम बेहतर नज़र आ रही है टेम्परामेंट में, लेकिन हर दिन नया होता है, बिल्कुल ठीक है, कुछ कह नहीं सकते। ये तो है कि वो हमेशा हम कहते हैं एवरी डे इज़ अ न्यू डे, कि आपके पास जब आप ग्राउंड में जाएंगे यू नेवर नो कि ऐसी सिचुएशन और अगर वो कैच पकड़ लिया जाता तो शायद कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, उससे बहुत ज़्यादा प्रेशर फिर माउंट हो जाता। लेकिन बहरहाल अब थोड़ा सा अब आने वाले मैच के हवाले से बात करें ना मिसाल भाई, क्योंकि अब हमारे पास तो कल मैच है अगेंस्ट श्रीलंका, और हम जो एशिया कप में जो कुछ कर आए हैं, जो गलतियां हमसे हुई हैं, गलतियां छोटा लफ्ज़ है, जिस किस्म की भयानक गलतियां हुई हैं, जो ब्लंडर्स हमने किए हैं, उसको देखते हुए अब हाल ये है कि लोग कहते हैं कि 60% चांसेस श्रीलंका के हैं, 40% आपकी टीम के हैं। डिपेंड्स के बाबर अगर उसमें कोई बड़ा स्कोर कर दें तो कामयाब हो जाएं, और अगर शाहीन आफरीदी अगर बॉलिंग में अगर वही पहले ओवर के अंदर 2-3 आपको आउट करके दे दें तो आप मैच जीत सकते हैं, अदरवाइज़ आपके लिए बिल्कुल मामला भी ठंडा है। जी विशाल भाई, देखिए अगर ये सवाल आप मुझसे करते हैं वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले तो मेरा जवाब कुछ मुख्तलिफ होता है। अच्छा, ये जो वर्ल्ड कप स्टार्ट होने के बाद जो पिछला मैच श्रीलंका के लिए और उसने 400 प्लस रन करवा दिए साउथ अफ्रीका के खिलाफ, ये इसका इम्पैक्ट उनके वो जो स्पिनर्स है, जिसको मैं कहता हूँ कि वो इस वक्त सबसे स्ट्रॉन्ग स्पिनर्स श्रीलंका के पास है, उन स्पिनर्स का मोराल मुझे कुछ डावाडोल नज़र आएगा। ऑब्वियसली एक प्रेशर होता है इतने बड़े स्कोर के बाद, पाकिस्तान को उसका एडवांटेज ले लेना चाहिए। ठीक है, और अगर वो पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान की बैटिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, हल्की नहीं है बैटिंग, और जो पाकिस्तान को एक बैटिंग की एक तवील अरसे से एक मिडिल ऑर्डर की कमी महसूस होती थी, वो अब बैटिंग की इस सऊद ने आके वो कमी पूरी कर दी है। तो अब मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम को, लेकिन हम पिछले एक काफ़ी अरसे से हम देख रहे थे, पिछले 4-5 मैचों से पहले हम ये देख रहे थे कि ओपनर जितना बड़ा स्कोर करके दे देते थे, ओपनर और वन डाउन में कप्तान के नीचे वालों को स्लॉगिंग करने की बस ज़रूरत होती थी, लग गए तो एक बड़ा स्कोर बन जाता था।
लेकिन अब की पोजीशन थोड़ी सी डिफरेंट हो गई। अब हम देख रहे हैं पिछले 6-7 मैचों से लगातार हम देख रहे हैं कि ओपनर्स फेल हो रहे हैं और मिडिल ऑर्डर के ऊपर प्रेशर आ रहा है, जिसकी वजह से हम कोई एक बहुत बड़ा स्कोर नहीं कर पाए। 280 रन मेरे हिसाब से इस क्रिकेट के लिए काफ़ी नहीं है। आपको इसमें अगर आप 280 रन करेंगे कल श्रीलंका के खिलाफ, तो आपको अपनी टीम को बचाना मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल है। मुश्किल हो जाएगा। आपको 300 प्लस पे जाना पड़ेगा फर्स्ट इनिंग में, और सेकेंड इनिंग के अंदर तो आपका एक बना हुआ है, सिस्टम बना हुआ है कि अगर आपने 200, 250, पौने 300 रन पे आउट किया तो आप अच्छी आपकी बैटिंग मिडिल ऑर्डर तक बहुत बेहतरीन, रिजवान और सऊद शकील और अच्छी बैटिंग साइड है आपकी, तो आप इन चीज़ों को कवर कर लेंगे। लेकिन बहरहाल कल का मैच जो है वो एक वर्ल्ड कप का मैच है, डिफ़िकल्ट मैच है, आपको बड़े सोच समझ के जाना पड़ेगा। बॉलिंग के अंदर हम अभी एक बॉलर पे, हम फास्ट बॉलर पे हम अभी ज़रा सा वो कर रहे हैं। मैं हसन पे ज़रा वो नहीं हूँ। आपको नहीं लगता कि कुछ कर सकेंगे? नहीं, करने को तो वो बॉलर बहुत अच्छा है, लेकिन वो थोड़ा सा इजी हो जाता है, वो थोड़ा सा प्राउडनेस फील करने लगता है, ज़रा सा वो कंसंट्रेशन उसका वीक होने लगता है। तो वो अगर कंसंट्रेट करके करेगा तो, देखिए ये विकेटें बड़ी डिफरेंट विकेटें हैं। मैं वर्ल्ड कप के मैचेस देख रहा हूँ, मैं हर मैच की विकेट मैं बिल्कुल मुख्तलिफ पिच देख रहा हूँ। मैं क्रेडिट दूंगा इस वक्त आईसीसी को, जो इस वक्त सारी पिचों को देख रहे हैं, कि यहाँ की पिचें हार्ड पिचें तो हैं, लेकिन पिच का बिहेवियर हर मैच में फ़र्क है। एक दिन देखिए साउथ अफ्रीका की टीम, कप्तान की वजह से वो टीम आधी रह गई है। उनका कप्तान अच्छा कप्तान नहीं है, उनका कोई अच्छा डिसीजन नहीं ले पाता, लेकिन उसके बावजूद वो जब 400 रन कर देंगे तो कौन सी टीम उसके सामने खड़ी होगी। बिल्कुल ठीक है। और तो ये मैं समझता हूँ कि कल का मैच जो है अब पाकिस्तान के लिए ये है कि पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग करता है तो इसको 300 रन पे जाना चाहिए। पाकिस्तान को 300 पे जाना चाहिए, लेकिन ये मशरूत है आपके टॉप ऑर्डर के ऊपर कि वो अच्छा परफॉर्म करे, और मिडिल ऑर्डर के अंदर आपको जिस तरह की सपोर्ट मिलती है वो मिले। लेकिन अगर सिचुएशन ये होगी कि आपके 3 या 4 आउट हो चुके होंगे, तो फिर मिडिल ऑर्डर बस ये कर सकेगा कि किसी फाइटिंग टोटल तक आपको पहुंचा दे, मैच जीतने की पोजीशन में वो बहरहाल नहीं ला सकेगा। डाउन ऑर्डर में आपके पास कोई ऐसे खिलाड़ी भी नहीं है जिनके ऊपर ये कहा जाए कि ये अगर डाउन ऑर्डर में आ जाए, सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो गई है, तो ये बड़ी हिटें मार कर जो है वो स्कोर बराबर कर दें, वो भी आपके पास डाउन ऑर्डर में नहीं है। अच्छा, अब ऐसी सिचुएशन में अब बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है, और टॉप ऑर्डर जितना इनकंसिस्टेंट रहा है वो शायद किसी और टीम का प्लेयर रहा हो, लेकिन हम उनको फिर भी कैरी कर रहे हैं। हम नेदरलैंड के ख़िलाफ़ खेलने के लिए जाते हैं, हम ये सोचते हैं कि ये मौका होता है बड़ा स्कोर करने का, हम 280 कर पाते हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन होगी तो आप कैसे फिर मैच जीतेंगे? और अगर श्रीलंका की जैसे बात हो रही है, एशिया कप में जो कुछ हुआ है, अच्छे बॉलर सामने होंगे, कहाँ से फॉर्म वापस आएगी, कैसे होगा ये बताइए। देखिए यासर, एक तो ये कि कल वर्ल्ड कप का मैच है, जो अच्छी चीज़ है पाकिस्तान के लिए वही कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में श्रीलंका से कभी नहीं हारा है। ठीक है। 7 मैचेस जो फैसला किए उन्हें तमाम के तमाम पाकिस्तान के हक में हुआ, अगर स्टैट्स के हवाले से हम देखते हैं। लेकिन फिर वही बात कि हर दिन नया होता है। अभी हमने टेस्ट सीरीज श्रीलंका में जीती, एशिया कप में एक मैच हारे, लेकिन बड़ा क्लोज वो मैच गया था। पाकिस्तानी टीम श्रीलंका से तो बहरहाल अच्छी है। ठीक है। पाकिस्तानी टीम नो डाउट, अगर आप मुकाबला करते हैं तो श्रीलंका की जो बॉलिंग है वो खासी वीक है, और उनके जो मेन स्पिनर सरंगा वो भी नहीं है, ठीक शाना जो है वो हैं स्क्वाड में, लेकिन पता नहीं कल खेलते हैं नहीं खेलते, उनकी भी कुछ इंजरी का इशू है। तो इसी तरह उनके पास जो बैटर हैं वो एक्सपीरियंस तो थोड़े से हैं, लेकिन शायद इतने पाकिस्तान के पास भी बहुत अच्छे बैटर हैं अगर हम बात करते हैं। तो यहाँ डिफरेंस जो है ना, वो जो आपने बात की ना कि पाकिस्तानी टीम पर कॉन्फिडेंस इस वक्त नहीं है, आवाम का, हम लोगों का नहीं है, टीम मैनेजमेंट का तो कॉन्फिडेंस बहरहाल है या नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है टीम में। कॉन्फिडेंस बहाल करने के लिए पाकिस्तान को 1-2 अच्छी फतूहात चाहिए। अच्छा, फतूहात कैसे मिलेंगी? आप फ़खर ज़मान को कंटिन्यू करना चाहते हैं क्या, ये फैसला आपको लेना है। आप शादाब को कंटिन्यू करना चाहते हैं कि या नहीं, ये फैसला आपको लेना है। अब्दुल्ला शफीक को इन करेंगे, उसामा मीर को इन करेंगे, ये आपका फैसला है। ठीक है। हसन अली के साथ कंटिन्यू करना है, ये आपका फैसला है। तो यहाँ इस वक्त ये चीज़ें हैं कि जब आपने बिल्कुल सही की कि दोनों ओपनर्स हमारे इस वक्त स्ट्रगल करते हुए नजर, इमाम की फॉर्म भी कोई इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही, अनलेस अनटिल के वो एक बड़े इनिंग्स नहीं खेलते हैं। कल फ़खर खेलेंगे या अब्दुल्ला शफीक खेलेंगे? अगर फ़खर खेलते हैं तो एक और मौका उनको दिया जाएगा कि आप कुछ ऐसा कर दें कि इंडिया के खिलाफ फिर आप जाके अच्छा खेल सकें। शादाब से बॉलिंग हो नहीं रही है, बॉस, बात मानने वाली बात है, शादाब से गेंद ही नहीं हो रही है। जिस तरह के शादाब स्पिनर्स हैं, अगर अच्छी गेंद उनसे हो रही होती तो अगेंस्ट नेदरलैंड
कमज़ोर टीमों के खिलाफ तो हमेशा बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, उनको समझ ही नहीं पाते। छोटी टीमों के जो बैटर हैं तो उनको समझ ही नहीं पाते। लेकिन कल परसों जो मैच था सबसे महंगे बॉलर साबित हुए थे। 5.6 का इकॉनमी थे, सबसे ज़्यादा रन दिए थे उन्होंने अगेंस्ट नेदरलैंड। तो श्रीलंका वाले तो स्पिनर्स को अच्छा खेल लेते हैं। तो पाकिस्तान के लिए जो है ना कॉन्फिडेंस बहाल करना बहुत ज़रूरी है। इसमें अगर आप पाकिस्तानी टीम खेलती है, देखिए किसी तौर से हम पाकिस्तानी टीम को 40-60 तो नहीं रख सकते। मैं अपना मेरा गट फीलिंग है आपकी, क्योंकि टीम हमारी इतना मोरल डाउन है, हम इतना वो है क्योंकि यार श्रीलंका क्वालिफाई करके आई है। अगर हम श्रीलंका से भी सोचेंगे कि हम 60-40 इन फेवर श्रीलंका है तो फिर तो ये क्या मतलब हम अपनी टीम को बहुत ही वो कर रहे हैं। नहीं मुनीर भाई, एक चीज़ का जवाब दीजिए कि ये जो कॉन्फिडेंस है वो देगा कौन सवाल ये पैदा होता है। मुझे याद है यूनुस खान एक दफ़ा आउट ऑफ फॉर्म हुए, उनसे रन नहीं हो रहे थे, तो वो द ग्रेट ज़हीर अब्बास के पास गए, उनसे उन्होंने मशवरा किया। ज़हीर भाई ने कहा कि बस सिंपल चीज़ की हुआ है कि जिस बॉलर के अगेंस्ट तुम्हें लगता है कि ये विकेट टेकर है, इसको विकेट नहीं देनी, और ख़ुद ब खुद देखो क्या होता है। और बिल्कुल वैसे ही हुआ। उसके बाद फिर यूनुस खान ने मुड़ के नहीं देखा। यहाँ पर कौन सा ऐसा प्लेयर है आपको लगता है कि ये लर्न कर रहे हैं? क्योंकि अगर इनकी बैटिंग देखें, जब से इनका डेब्यू हुआ है तब से लेकर सेम मिस्टेक कर रहे हैं, टेक्निक में वही फॉल्ट है, सब कुछ वैसा ही है, बैटिंग स्टाइल वैसा ही है। अगर वो आउट ऑफ फॉर्म हुए तो कॉन्फिडेंस देने के लिए कौन है? कप्तान का काम है, देखिए नजर नहीं आ रहा। फ़खर का जो आउट ऑफ फॉर्म है ना, उनको फॉर्म में आने में टाइम यूँ लगता है कि टेक्निकली अच्छे प्लेयर नहीं है। ऐसे प्लेयर इससे पहले भी फ़खर आउट ऑफ फॉर्म रह चुके हैं, बाहर भी हुए, फिर इन हुए, फिर अच्छा खेल गए। लेकिन ये जो आपने बात की ना, ये फॉर्म वापस आने के लिए अंसारी साहब को याद होगा, हमारे ज़माने में अंसारी साहब ये होता था कि जो खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म होता है उससे कहते थे भाई जाओ डोमेस्टिक खेलो, उसके बाद आओ। वो अपने फॉर्म बहाल कर लेते थे, कुछ अर्से चलता था, फिर बहाल करके टीम में आ जाते थे। अब तो खिलाड़ी के पास टाइम नहीं है ना, इतनी सारी लीग्स हैं। अच्छा, लीग्स में टेक्निकल चीज़ों का तो है ही नहीं। लीग्स में तो ये है कि आप जाएँ, चौके छक्के लगाएं, पैसा कमाएं, शोहरत कमाएं और आ जाएं। अब ये आपने बात की कि जो कॉन्फिडेंस नहीं है तो कॉन्फिडेंस कौन बहाल कराए? ये कॉन्फिडेंस यही 11 रुकनी टीम जो खेलेगी यही बहाल कराएगी। आप पूरी टीम नहीं बदल सकते। आप अगर तनकीद करेंगे तो एक दो खिलाड़ियों पर करेंगे, पूरी 11 पे आप तनकीद नहीं कर सकते। आप एक दो खिलाड़ी पर तनकीद करेंगे या कप्तान पर तनकीद करेंगे, बाकी तो सबको तो आप नहीं कर सकते। यही खिलाड़ी अगर कल यही प्लेइंग 11 या जो भी हम खिलाते हैं, हमारी टीम होगी, अगर वो अच्छे मार्जिन से जीतती है, कॉन्फिडेंस से खेलती है, लगता है कि श्रीलंका को श्रीलंका जैसी टीम समझ के हमने हराया, तो हमारा एतमाद बहाल हो जाएगा। क्योंकि बड़ा मैच है उसके बाद जो 14 तारीख को सबसे बड़ा मैच है आपके लिए। तो यहाँ पर आपकी कल को बहुत सारी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। आप अपना फैसला करें, फ़खर को कॉन्फिडेंस देना है, फ़खर को खिलाएं, अब्दुल्ला शफीक खिलाएं, लेकिन और तमाम प्लेयर्स जो रिजवान अच्छा खेल रहे हैं, इफ्तिखार को भी अच्छा नहीं खेल सके, खेलेंगे। सऊद शकील की बहुत अच्छी आपने उनका इंक्लूजन हो गया है, नवाज़ ने भी थोड़ा सा अच्छा टच दिया था। तो अब सबको अपनी बैटिंग करना चाहिए, स्पेशली हमारे दोनों ओपनर्स पर बहुत डिपेंड करता है कि अच्छी पार्टनरशिप 100 रन की मिल जाए दोनों ओपनर से तो बहुत कुछ हो सकता है, सिचुएशन चेंज हो सकती है। फैसल भाई, अभी फैसला करेगा कौन? क्योंकि ये तो वो कप्तान नहीं है जो फैसला ले सकते हैं या लास्ट मोमेंट के ऊपर कि ये खिलाड़ी के ऊपर मुझे भरोसा है कि मुझे मैच जितवा के देगा तो मैं चेंज कर सकता हूँ। यहाँ तो एक ट्रेडिशन बन गई है कि आपने जो मैच जीत लिया है इससे पहले तो आप कुछ भी कर लें, दूसरे मैच में आपने टीम को नहीं हिलाना। ये एक बड़ा अजीब सा चक्कर है, क्योंकि फिर क्रिटिसिज्म ज्यादा होगा कि आपने टीम के अंदर चेंजिंग क्यों कर दी है। पाकिस्तान टीम में एक बहुत बड़े सेटबैक है, वो ये कि साजिशें बहुत होती हैं। तो उन साजिशों की वजह से हर आदमी डरता है कि अगर मुझे एक मैच के लिए ड्रॉप किया गया तो ऐसा ना मुझे टूर से ड्रॉप कर दिया जाए। तो एक ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊँ आपको कि देखिए, जो प्लेयर ऊपर की बैटिंग वाले प्लेयर, ऊँचा खेल के रन बनाने वाले प्लेयर होते हैं, उनके लिए फॉर्म में वापस आना ज़रा सा मुश्किल होता है। लेकिन नीचे वाला प्लेयर ये होता है कि नीचे शॉटें खेल के उसे सिंगल डबलों के ऊपर वो अपने आप को उस प्रेशर से, उस पीरियड से निकाल देता है जो एक पीरियड होता है। लेकिन फ़खर जमान के साथ प्रॉब्लम ये ऊंची शॉटें खेलने वाले प्लेयर हैं। ये हर 2 ओवर के बाद एक चांस ऐसा लेते हैं ऊंचा खेलना, उसे मिस हिट होती है या इनर एज हो जाए या दूसरा कोई एज हो जाए, उसमें हम नुकसान उठाते हैं। मेरी अपनी राय है, ये राय गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान टीम में हिलजुल करना बहुत मुनासिब नहीं है। हाँ, मिडिल ऑर्डर में ठीक है, लेफ्ट आर्म बॉलर हमारा इस वक्त प्रॉब्लम में है। हमें प्रॉब्लम ये थी कि 2 स्पिनर इस वक्त हमारे ऐसे जो दो स्पिनर हमारे अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। इसकी वजह से हमने एक मैच में देखा कि इफ्तिखार से उन्होंने शुरू में ही गेंद करा ली। मैंने कान पकड़ लिए, मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं, ये तो सेट करा रहे हैं बैट्समैन को। आपके पास जब 5 बॉलर हैं तो आप 5 बॉलरों से पेनिट्रेट कीजिए, उसके ऊपर
फुल प्रेशर डालिए, और बीच में 2-3 ओवर अगर करवा लें, लेकिन बहरहाल अंदर की बातें हमें बहुत सारी नहीं पता होती हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि अभी इस वक्त एक आध मैच तक इस टीम को नहीं करना चाहिए टच। बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, बहुत लंबा टूर्नामेंट है, बहुत सारे ऐसे वक्त आएंगे और हर मैच के बीच में इतना पीरियड मिल जाता है कि टीम को रीबिल्ड करने में, किसी की मेंटल ग्रोथ को ऊपर करने में बहुत टाइम मिल जाता है। तो मैं समझता हूँ कि अभी नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें ओपनर, 2 ओपनर और 2 स्पिनर, ये हमारे लिए ज़रा इस वक्त ट्रबल मेकिंग। बिल्कुल ठीक है। अब 11 के अंदर अगर 2 और 2 4 अगर खिलाड़ी आपके पास, अगर आपके पास आउट ऑफ फॉर्म हैं, जो बाकी भी परफॉर्म कर रहे हैं, वो भी कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस तो उनको नहीं कहा जा सकता कि वो दे रहे हैं, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। विशाल भाई की बात से याद आया कि ये तो वाकई पाकिस्तानी टीम में एक कल्चर रहा है शुरू से, बड़े बड़े खिलाड़ियों के नाम जहन में आ रहे हैं। अली नकी का नाम आता है, अली नकवी थे, सलीम इलाही थे, 100 किया गायब, 100 किया अली नकवी गायब, एजाज फकी, कल बात हो रही थी गायब। पाकिस्तान के तो बहुत से प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने अपने पहले डेब्यू टेस्ट में 100 किया और उसके बाद वो फिर उनका कोई नाम भी नहीं है, अभी किसी को याद है। ये बात तो खैर आपकी बिल्कुल सही है। देखिए श्रीलंका और पाकिस्तान में के मैच में पाकिस्तानी को जीत चाहिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। नेदरलैंड्स से तो नेदरलैंड्स में भी देखिए ना, आप 38 for 3 हो गए थे आपके, इंक्लूडिंग द कैप्टन बाबर आजम, फिर भी आप 286 कर गए, यानी 38 पर 3, यानी टोटल आपका अपर ऑर्डर क्रॉस वो क्लैप्स कर गया था, फिर भी आपने कर लिया था। तो अपर ऑर्डर को तो चलना है। अब प्रेशर में है बाबर आजम या क्या है क्या नहीं है। श्रीलंका इतने अरसे खेले, टेस्ट सीरीज खेली, LPL खेला, एशिया कप खेला, तो श्रीलंका के कुछ खिलाड़ियों को भी वो जानते हैं। कंडीशन भी कोई, हैदराबाद में तीसरा मैच होगा, ये दूसरा मैच खेलेंगे, जब से आए हैदराबाद में ही है, तो इनको इतना प्रॉब्लम कंडीशन का या उनका नहीं होना चाहिए। उसको देखते हुए मुश्किल मैच नहीं होना चाहिए पाकिस्तान का। हम क्या करते हैं कि जो कमज़ोर टीम होती है उसके खिलाफ भी उस मैच को भी हम दिलचस्प बना देते हैं, उसके हिसाब से खेलते हैं, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। हमें कल नज़र आना चाहिए कि क्वालिफायर से हम खेल रहे हैं। श्रीलंका फाइट बहुत देगी, आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि श्रीलंका वाले मैच में 300 तक खींच गए थे, 326 कर जाना 428 के जवाब में, ये मजाक नहीं होता है। उनका इंटेंट नज़र आ गया था, एक लेवल पे लग रहा था कि शायद मैच बना भी लेंगे, कुछ ऐसा हो जाएगा। और बच गए उनके 4 या 5 ओवर बच गए। बिल्कुल, हाँ, उनके पास टैलेंट है। कुशाल मेंडिस ने जिस तरह की नहीं खेली, दर्शन शनाका उनके कप्तान, मतलब उनके पास है, पोटेंशियल है। धनंजय डिसिल्वा है, सदर समारा विक्रमा है, जो पाकिस्तान के खिलाफ भी खेल चुके हैं। तो ये तो अपने, लेकिन पाकिस्तान तो बहरहाल फिर पाकिस्तान है ना। अगर आप श्रीलंका को की इतनी कमज़ोर बॉलिंग के जवाब में आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप अच्छा स्कोर नहीं करेंगे, तो फिर तो आप कुछ कहना बेकार है। मुझे लगता है कल पाकिस्तानी टीम खेलेगी, अच्छा खेलेगी और फतह हासिल करेगी, मेरी अपनी फीलिंग है, गट फीलिंग। अदरवाइज तो फिर तो अगेंस्ट इंडिया तो फिर हम बहुत ही डिप्रेस होकर जाएंगे। दुआ करते हैं अच्छा रहे। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि किया जाए। अब पहले बैटिंग कर रहे हैं तो स्कोर 280 है, चेस करने जाएं तो फिर अब कल वाली अगर सिचुएशन में हर शख्स ही कह रहा है कि अगर हमारे बैटर्स होते, ये सिचुएशन होती, तो क्या यहाँ से बाहर आ सकते थे बड़ी टीम के अगेंस्ट? हम बहुत दफ़ा इससे बाहर आए हैं, हमने बहुत दफ़ा ऐसा हुआ, हमने अगेंस्ट इंडिया हमने एक बहुत बड़ा स्कोर किया था सेकंड बैटिंग में और इंडिया को हमने हराया था। ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास मेंटल टायरनेस है या कमज़ोरी है, कोई ऐसा नहीं है बिल्कुल। बात ये होती है कि एक हम खेल कहाँ रहे हैं। अभी इस वक्त की पोजीशन ये है कि जो मुझे याद आ रहा है, ज़हीर अब्बास कप्तान थे, पाकिस्तान की टीम खेलने गई थी, आसिफ इकबाल या ज़हीर अब्बास के कप्तान। तो जब टीम वहाँ खेलने गई तो पता चला कि जो हैदराबाद में मैचेस हो रहे हैं, वहाँ पे आधा स्टेडियम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है और आधा स्टेडियम अगेंस्ट लगा रहा है। वो वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी इतनी ज़्यादा है कि वो इन द फेवर ऑफ पाकिस्तान उस वक्त होती थी। आज की सिचुएशन मुझे नहीं पता, लेकिन वो जगह वहाँ पे बहुत अच्छा वार्म वेलकम मिला उनका हैदराबाद में। तो मैं समझता हूँ कि वो कंडीशंस, जो सराउंडिंग की कंडीशंस हैं, वो इन द फेवर ऑफ पाकिस्तान है। तो अब जब हम ग्राउंड के अंदर आ जाते हैं तो ग्राउंड के अंदर की प्लेइंग कंडीशंस क्या है? प्लेइंग कंडीशंस में मैं देख रहा हूँ कि अगर तो ये जो एशियन पिचें हैं, इसके ऊपर श्रीलंका बहुत अच्छे हैं। तो श्रीलंका को हमें ये नहीं भूलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान कमज़ोर है, अब एज दे रहे हैं, एज दे रहा हूँ मैं उन्हें कि उनको ये उनको इस कंडीशंस के ऊपर, इसलिए कि देखिए जो कमज़ोर टीम होती है ना, उसके पास हारने के लिए कुछ नहीं है। वो नीचे से क्वालिफाई करके आए हैं, बहुत ज़्यादा बुरा वक्त उन्होंने देखा टेस्ट क्रिकेट में भी, फर्स्ट क्लास 50-50 में भी।
तो वो उनके पास ये सारी चीज़ें, वो इन सब चीज़ों से गुजर चुके हैं, तो अब उनके पास डू एंड डाई है, उनके पास कोई और नहीं है, तो वो अपनी पूरी पोटेंशियल उसके अंदर मारेंगे। पाकिस्तान टीम को हराना 40-60, इन्होंने आपसे कहा कि जो 40-60 का है वो गलत का है, मैं भी यही बात कहता हूँ कि 40 अगर है तो 40 ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका को 40 भी नहीं मानता हूँ। अच्छा। इसलिए कि पाकिस्तान टीम मैं कहता हूँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ, ये लोग अगर कप्तान पूरी कंसंट्रेशन से देखें, एक चीज़ बड़ी, हम क्रिकेट खेले हुए, हमें पता है कि जब हम ग्राउंड के अंदर जाते हैं तो हमें जो वीकनेसेस होती हैं वो हमें डरा रही होती है अंदर से, वो हम डरने की वजह से कोई गलत ऐसा फैसला कर जाते हैं जो बाद में हमें अफसोस होता है कि यार हमने खामखा उससे 4 ओवर करवा लिया, अगर हम पहले ही उसी को ले आते। ये हर दिन अच्छा बुरा दिन नहीं होता। तो शादाब अगर एज ए बॉलर कुछ नहीं कर रहा, तो शादाब फील्डर बहुत अच्छा है, ठीक है। तो वो जब दिल से आदमी बड़ा हो जाता है तो शायद मैं समझ रहा हूँ कि शायद ये परफॉर्मेंस पाकिस्तान के लिए, कल की परफॉर्मेंस पाकिस्तान और कल की जीत पाकिस्तान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है आगे, इसलिए कि आगे बहुत बड़ी बड़ी टीमें आ रही हैं, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है। इंडिया के अगेंस्ट आपने खेला, हमारे लिए इम्पोर्टेंट वो है जी। जीत अगर कल पाकिस्तानी टीम जीतेगी तो अच्छा है और कन्विंसिंगली जीतना चाहिए, लेकिन अगर आप हार गए खुदा न खास्ता तो फिर तो ये पूरे टूर्नामेंट के लिए आपके लिए जो है ना, वो तो फिर ऐसा जैसे टूट जाएगी। बिल्कुल सही। कि नीदरलैंड से आप सिर्फ 81 रन से जीते, श्रीलंका से हार गए, तो इतनी बड़ी टीम इंडिया के खिलाफ, तो आप क्या मतलब किसके साथ जाएंगे, आप किस हौसले के साथ जाएंगे? आप वो दोनों क्वालिफाइड टीम है। जी हाँ, अभी अंसारी साहब बात कर रहे थे आसिफ इकबाल टीम में, आई थिंक 79 सीरीज की बात है जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। हैदराबाद जो कहते हैं आसिफ इकबाल कप्तान थे, मुझे हैदराबाद में तो खैर उस वक्त तो जाहिर है बड़ा वो था, चीज़ें थी उस ज़माने में, वीज़े भी आराम से मिल जाते थे। अब तो यह हाल है कि किसी पाकिस्तानी शायर को या किसी जर्नलिस्ट को अभी तक वीज़ा नहीं दिया, नहीं मिला है। इवन स्टार स्पोर्ट्स की तरफ से गई थी जैनब हमारी होस्ट, और उनको भी वापस आना पड़ा क्योंकि किसी वकील ने उनके ऊपर कोई कभी ट्वीट किया था उसको बेस बना के और उनके खिलाफ मुकदमा कर दिया, तो बेचारी अब दुबई आ गई हैं, तो उनको उस कमेटी पैनल से भी अलग हो गई हैं। इसके अलावा आपके जितने आज मैं पढ़ रहा था अखबार में कि कितने लोग हैं जिनके पास पहले मैच के टिकट थे, उनको टिकट रह गया, उनको वीज़ा नहीं मिला, दूसरे मैच के टिकट हैं अभी तक वीज़ा नहीं मिला। पाकिस्तान के वो तमाम लोग जो गैर मुल्की शहरियत रखते हैं, लेकिन एक खातून ऐसी जिनके सिर्फ कैनेडियन या अमेरिकन नेशनल है, सिर्फ रावलपिंडी डेट ऑफ बर्थ प्लेस ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, उस पर उनको रोक दिया गया है। अभी पीसीबी का मैसेज आया है पीसीबी के ग्रुप में कि ज़का अशरफ ने उनके फॉरेन सेक्रेटरी की तरफ किया और बहुत नाराज़गी का इज़हार किया है कि ये क्या हो रहा है, मतलब उनको नहीं देना वीज़ा। तो जिस तरह हमने नीदरलैंड के खिलाफ मैच में देखा था कि पाकिस्तान की कोई सपोर्ट नहीं थी, तो मुझे नहीं लगता कि कल भी कोई होगी, क्योंकि अब जरा वक्त जो है ना वो थोड़ा चेंज हो गया है। वहाँ पर अगर पाकिस्तान बिल्कुल चेंज हो गया, बिल्कुल सही कह रहे हैं, नारा लगा नहीं सकते, तो जो इंडियंस हैं वो पाए मुस्लिम है या कोई भी है। आसिफ इकबाल की होस्ट सिटी थी ना, हाँ वो थी हैदराबाद। नहीं, वो हनीफ मोहम्मद भी जब जाते थे बड़ा वो नाम था नहीं हमारे वहाँ प्लेयर्स का। बिल्कुल ठीक है मुनीर भाई, अब ये कि वक्त हमारे पास ख़त्म हो गया, लेकिन कल इंशाल्लाह जब मैच होगा तो इसके ऊपर फिर ज़्यादा बेहतर तौर पे बात हो सकेगी और फिर देखेंगे भी, सिचुएशन का जायज़ा लेंगे कि किस तरह का स्टार्ट होता है। लेकिन मैच, हर मैच इसमें इंपॉर्टेंट है, याद रखें, क्योंकि वर्ल्ड कप का मैच है, कोई भी मैच है उसको आसान नहीं लिया जा सकता। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया मुनीर अलग साहब, विशाल अंसारी साहब आपका बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हमें अब आपसे इजाज़त लेनी होगी, कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासर और हमारी टीम को दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।